हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एचएन अध्ययन में। जैसे आप सभी को पता है, हम पॉलिटी सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। पॉलिटी में हमने टॉपिक पढ़ लिया है भारत का संविधान कैसे बना, साथ ही हमने प्रियम्बल पढ़ा, फंडामेंटल राइट पढ़ा। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डीपीएसपी। तो डीपीएसपी के बारे में आज हम लोग सारी बातें समझेंगे। जैसे कि अगर डीपीएसपी की बात करें तो ये हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में मेंशन किया गया है। अंडर आर्टिकल्स 36 टू 51 आर्टिकल्स में इसको मेंशन किया गया है। तो सब कुछ समझेंगे डीपीएसपी क्या है, क्या इसे न्यायालय द्वारा या जुडिशरी द्वारा लागू कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता, क्या ज़रूरत पड़ी, क्या फ़ायदा होता है इससे नागरिकों को, सभी बातों को समझेंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर? अगर हम लोग बात करें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस पार्ट में है, तो ये पार्ट 4 में इसको मेंशन किया गया है। अंडर आर्टिकल 36 टू 51, आर्टिकल 36 टू 51 ये मेंशन किया गया है पार्ट 4 के अंतर्गत। क्लियर? ये कहाँ से लिया गया? जैसे कि पहले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि भारत का संविधान बनाने में कई देशों के संविधान के विभिन्न स्रोतों को ग्रहण किया गया है। 60 से ज़्यादा देशों के संविधान को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है, अलग अलग प्रोविज़न को सम्मिलित किया गया है, बट मॉडिफाई करके जो भी उचित लगा उसमें अमेंडमेंट के माध्यम से भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको सम्मिलित किया गया है। वैसे ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये डीपीएसपी ये लिया गया है आयरलैंड से। क्लियर? ये लिया गया है आयरलैंड से। इतनी बात याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। क्लियर? आयरिश से लिया गया है, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है हमारा डीपीएसपी, ये याद रखिएगा। इसमें हम आर्टिकल्स के माध्यम से समझेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक की बात करें तो ये जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट को पढ़ा था कि आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप अंडर आर्टिकल 32 डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और अंडर आर्टिकल 226 आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसको सिक्योर कौन करता है, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? तो एक प्रोटेक्टर के रूप में हमारा है सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही डीपीएसपी के बारे में है कि क्या डीपीएसपी अगर हमारे लिए लागू नहीं की जाती है राज्य द्वारा, तो क्या हम इसे कोर्ट जा सकते हैं, है ना? क्या ये वाद्य योग्य है, इन्फोर्सिबल है? क्लियर? तो अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात करें तो ये क्या है? ये इन्फोर्सिबल नहीं है, यानी कि आपके डीपीएसपी का उल्लंघन होता है या राज्य इन बातों को ध्यान में नहीं रखती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, है ना? आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, ये बात इसमें याद रखिएगा। क्लियर? आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है? तो ये अगर इसका नेचर देखें तो ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट है, ये है ना, एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है ये,
है ना, यानी कि सकारात्मक अवधारणा है ना, सकारात्मक अवधारणा है कि राज्य ऐसा करेगा, राज्य अपने राज्य के नागरिकों के हितों की संरक्षण करेगा। जैसे आर्टिकल 39A क्या कहता है कि राज्य अपने राज्य के जो भी नागरिक हैं उनको निशुल्क कानूनी सहायता देगा, है ना। तो ये सारी बातें किसमें कही गई हैं, ये सारी बातें की गई हैं डीपीएसपी, यानी कि डीपीएसपी क्या राज्य को निर्देशित करता है कि राज्य ऐसा करेगा। इसको इन्फोर्सिबल नहीं है ना, इसके उल्लंघन पर आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। ऐसा क्यों किया गया है ना, ऐसा क्यों किया गया है कि इसे अवाध्य योग बना दिया गया, इसको अवाध्य योग क्यों बनाया गया, अवाध्य योग क्यों बनाया गया, कारण क्या है, क्योंकि जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ तो उस समय हमारी देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, ना ही सामाजिक, ना ही आर्थिक, ना ही राजनीतिक स्थिति। सोचिए जरा, अगर इसको इन्फोर्सेबल बनाया जाता, वाद्य योग बनाया जाता, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया था, इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। सोचिए जरा, अगर डीपीएसपी को भी इसी में रख दिया जाता, फंडामेंटल राइट के इक्वल ही रख दिया जाता, या आपके डीपीएसपी का उल्लंघन होता तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, तो उसके दूसरे दिन ही डीपीएसपी को लेकर, क्योंकि डीपीएसपी कई सारे प्रावधान दिया, पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल 40 के अंतर्गत, तो ये सारे, अगर ये सारे राज्य नहीं करता तो प्रत्येक राज्य का प्रत्येक नागरिक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंच जाता, भाई ये हमारे डीपीएसपी में दिया गया है और ये हमारा अधिकार है और ये हमारे अधिकार को फुलफिल नहीं किया जा रहा है ना। तो ये कारण था, क्योंकि अभी राज्य अभी सक्षम नहीं है, राज्य को चाहिए समय। अगर आप देखें 15 अगस्त 1947 के बाद राज्य को क्या नीड है, राज्य को नीड है टाइम की, राज्य को नीड है रिसोर्सेस की। तो इस वजह से इसको अवाध्य योग रखा गया, बिकॉज राज्य को नीड है किसकी, टाइम की, और राज्य को नीड है रिसोर्सेस की, क्लियर, रिसोर्सेस की नीड है और टाइम मतलब समय इसको चाहिए, और इसको अभी संसाधनों की जरूरत है, तभी ये राज्य, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे, तभी ये राज्य आर्टिकल 36 से 51 तक की रक्षा कर सकता है। क्लियर, इतनी बात इसमें याद रखिएगा, ये अवाध्य योग है ना, एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन रखता है ये राज्य के डीपीएसपी। क्लियर, अब थोड़ा बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 36, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना ही नहीं है आपको, जैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं वैसे बताते चलूंगी आपको। अब देख लेते हैं आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 से 51 तक मेंशन किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहले देखते हैं हम लोग आर्टिकल 36 क्या कहता है, एक एक आर्टिकल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 36 से 51 तक है हमारा पूरा डीपीएसपी, क्लियर, डीपीएसपी है। और अब पहला आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 क्या कहता है, जैसे ये स्टेट की डिफिनीशन देता है, वही डिफिनीशन इसमें दी गई है जो आर्टिकल पार्ट 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 में दी गई थी। आर्टिकल 12 में जो डिफिनीशन दी गई थी, जो भी डिफिनीशन दी गई थी, है ना, जो भी डिफिनीशन दी गई थी वही सेम डिफिनीशन दी गई है स्टेट की आर्टिकल 36 में। क्लियर, तो जो भी डिफिनेशन मैंने बताया था आर्टिकल 12 में, वही डिफिनेशन बताई गई है आर्टिकल 36। तो इसमें लिख लेंगे कि राज्य की परिभाषा बताई गई है, राज्य की परिभाषा बताई गई है आर्टिकल 36 में। क्लियर, राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की परिभाषा अगेन मैं आपको बता दूं, राज्य मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति, हम सभी व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार से वेतन पाते हैं, वो सभी, वो चाहे व्यक्ति हो चाहे संस्था हो, वो सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य की परिभाषा वही दी गई है जो आर्टिकल 12 में दी गई थी, वही सेम राज्य की परिभाषा है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 37, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 क्या कहता, जैसे कि आपने प्रियम्बल में पढ़ा था कि राज्य, उसमें प्रियम्बल में 3 प्रकार की जस्टिस की बात हुई थी। एक तो हमारा सोशल जस्टिस था, एक था
इकोनॉमिकल जस्टिस, और तीसरा कौन सा था हमारा पॉलिटिकल जस्टिस। तो 3 प्रकार की जस्टिस की बात की गई थी। तो उन 3 जस्टिस में से हमारा डीपीएसपी 2 जस्टिस को ये डिफाइन करता है। कौन कौन सा? एक तो है सोशल जस्टिस, दूसरा है इकोनॉमिकल जस्टिस। और हमारा पॉलिटिकल जस्टिस कौन डिफाइन करता है? वो हमारा करता है फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 37 के अंतर्गत बताया गया है कि राज्य जो डीपीएसपी है वो राज्य के शासन में मूलभूत है, यानी कि अगर राज्य कोई भी नियम कानून बनाता है ना, तो ये क्या है कि आर्टिकल 37 क्या कहता है कि राज्य में गवर्नेंस में, राज्य के गवर्नेंस में ये फंडामेंटल यानी कि मूलभूत है। क्लियर? दे शैल बी फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी कि कोई भी स्टेट है वो अपने राज्य में कोई भी नियम कानून बनाएगा तो वह इन बातों को ध्यान में रखेगा। आर्टिकल 36 से 51 यानी कि जो जो प्रोविजन दिए गए हैं उन सबको बातों को ध्यान में रखकर फिर अपने राज्य में नियम कानून, कोई व्यवस्था, वो चाहे वुमेन्स के लिए हो या वो चाहे बच्चों के लिए हो, वो ऐसा प्रावधान कर सकता है। तो आर्टिकल 7 क्या कहता है कि डीपीएसपी क्या है? शासन में मूलभूत है, शासन में मूलभूत है, यानी कि राज्य इन बातों को ध्यान में रखेगा। जितना भी डीपीएसपी में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल 39 में क्या कहा गया है, 40 में क्या कहा गया है, तो ये सारी जो प्रावधान है वो किसी भी राज्य के गवर्नेंस में ये फंडामेंटल है, यानी कि मूलभूत है, वह इन बातों को ध्यान में रखेगा। क्लियर? इतनी बात। अब आते हैं आर्टिकल 37 क्या कहता है। आर्टिकल 37 क्या कहता है? देखो, डीपीएसपी शासन में मूलभूत है, शासन में मूलभूत है, बट मूलभूत है किंतु अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय मतलब क्या है कि अगर राज्य ऐसा नहीं करती है तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है भाई कि आप जाओ कोर्ट के पास जाओ। क्लियर? आपके पास कोर्ट जाने का कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है? तो ये इनफोर्सिबल नहीं है, ये बात याद रखिएगा कि ये इनफोर्सिबल नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 क्या कहता है भाई? आर्टिकल 38 कहता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जैसे कि हमने प्रियम्बल में पढ़ा था 3 प्रकार के जस्टिस की बात थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना। तो राज्य क्या करेगा? राज्य में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण, राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना। क्लियर? व्यवस्था स्थापित करना। ठीक है? तो ये आर्टिकल 38 क्या कहता है भाई? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय से भरपूर व्यवस्था स्थापित करना। ये किसका है? राज्य का दायित्व है। ये किसका है? राज्य का दायित्व है। आर्टिकल 39 देखते हैं। आर्टिकल 39 में क्या कहता है? आर्टिकल 39 थोड़ा सा लेंदी है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं। जैसे आर्टिकल 39 क्या कहता है? ए, आर्टिकल 39 का ए, स्त्रियों यानी कि वुमेन्स के लिए है ना। इसमें कई सारे पार्ट हैं 39, और 39 कैपिटल ए वो अलग आर्टिकल है। अभी हम लोग 39 के अंतर्गत पढ़ रहे हैं क्योंकि 3-4 पॉइंट है। ठीक है? तो इसी में पढ़ लेंगे। स्त्रियों व
पुरुषों के आजीविका के संसाधन उपलब्ध कराना, संसाधन उपलब्ध कराना। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ क्या है? उपलब्ध कराना, यानी कि राज्य के सभी स्त्री और पुरुषों के आजीविका मतलब कोई भी प्रोफेशन वो चूज करता है, कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, तो उस आजीविका के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, ये किसकी जिम्मेदारी है? सिर्फ जिम्मेदारी दी गई है राज्य को, यानी कि स्टेट को। अगर ऐसा राज्य नहीं कर पाता है तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल राइट में मैंने क्या बताया था? कोई भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, डायरेक्ट जाइए अंडर आर्टिकल 32 है ना, और अंडर आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट जाइए, और आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। क्लियर? बट इसका अगर राज्य नहीं करता है तो इसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हो। दूसरा क्या कहता है कि देश के संसाधन का, देश के जितने भी रिसोर्सेस हैं, देश के संसाधन का प्रयोग लोक हित में करना, यानी कि प्रयोग लोक हित में, यानी लोगों के वेलफेयर के लिए करना, लोक हित में करना। क्लियर? वेलफेयर में करना है ना, लोक हित में करना। क्लियर? तो देश के संसाधनों का प्रयोग लोक हित में करना। सी क्या कहता है? भारतीय संविधान का एकमात्र ऐसा आर्टिकल जहां पर आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात की गई है, वो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल है 39 का सी। 39 का सी क्या कहता है? आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण, आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण। क्लियर? विकेंद्रीकरण करना। आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या हो गया है कि कोई भी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, किसी एक शक्ति या किसी एक पावर एक व्यक्ति को ना दी जाए उसको सारी पावर कि वो उसका दोहन करे, बल्कि आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए। मतलब आर्थिक गतिविधियों पर जो कंट्रोल है, रिसोर्सेस पर जो कंट्रोल है, वो सबको वितरित की जाए, उसके पावर को वितरित किया जाए। जैसे कि अगर देखें हम लोग लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एग्जाम्पल है पंचायती राज व्यवस्था। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का है ना, विकेंद्रीकरण एग्जाम्पल है पंचायती राज व्यवस्था। उसमें क्या होता है कि पावर्स शेयर की जाती है ना, पावर्स क्या होता है? शेयर की जाती है। जैसे कि केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री हो गया, राज्य स्तर पर सीएम हो गया, है ना। और अगर देखें कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या है, अगर स्थानीय स्वशासन को प्रमोट किया जाता है तो शक्तियां बांट दी गई हैं, पावर्स क्या किए गए हैं? बांट दिए गए हैं, है ना। तो वैसे ही आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डी, 39 का डी। अब जो डी है वो क्या कहता है कि स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान करता है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 39 का डी। तो स्त्री और पुरुष के लिए, स्त्री व पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, ठीक है। यानी कि जैसे कोई राज्य के अंतर्गत है, कोई मान लेते हैं कोई स्त्री पुरुष है, सरकार द्वारा कोई वैकेंसी निकाली जाती है, तो सेम काम स्त्री भी करती है, पुरुष भी करता है, तो जो सैलरी पुरुष को मिलेगी वही सैलरी स्त्री को भी मिलेगी। यानी कि स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए, यहाँ पे स्त्रियों और पुरुषों कर लो, ज़्यादा सही सेंटेंस बनेगा,
स्त्रियों और पुरुषों, स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। यानी कि कोई भी कार्य है, अगर सेम कार्य है और यदि पुरुष करता है या महिला करेगी तो दोनों को समान सैलरी की बात करता है। कौन सा? 39 का डी। 39 का ई भी है ना। बस सुन, आप समझते चलिएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना। इसमें प्रावधान दिया गया है नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, स्वास्थ्य की रक्षा करना। यानी कि अगर रक्षा करना, अगर हेल्थ सेक्टर है ना, लोगों के हेल्थ पर, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए है ना, ये राज्य सरकार के कर्तव्य है ना, कर्तव्य है कि वो नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करे, हेल्थ को रक्षा करे। इस वजह से आप देखते होंगे कि जिला स्तर पर जिला हॉस्पिटल्स होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह होते हैं। तो कारण क्या है? क्योंकि ये राज्य को दिया गया है कि भाई नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना ये आपकी जिम्मेदारी है। क्लियर? ये कर्तव्य बताए गए हैं। एक और बचा हुआ है इसमें एफ, बच्चों व स्त्रियों को शोषण से बचाना, बच्चों व स्त्रियों को शोषण से बचाना है ना, शोषण से बचाना, ये भी कर्तव्य दिया गया है। किसको दिया गया है? स्टेट को दिया गया है। क्लियर? ये भी स्टेट को दिया गया है कि भाई बच्चों और स्त्रियों को शोषण से बचाना आपका कर्तव्य है। फिर मैं बोलूंगी ये इनफोर्सिबल नहीं है, जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता। हनन होने पर आप ना ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ना ही हाई कोर्ट जा सकते हो। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोगों ने आर्टिकल 39 में क्या पढ़ा। आर्टिकल 39 है ना, आर्टिकल 39 क्या कहता है? पहला है इसका, स्त्रियों और पुरुषों के आजीविका के लिए संसाधन होगा भाई, संसाधन उपलब्ध कराना होगा, ये राज्य की जिम्मेदारी है। देश के संसाधन का प्रयोग लोक हित में, मतलब पब्लिक वेलफेयर में होगा, पब्लिक वेलफेयर में होगा ये, इसका प्रयोग पब्लिक वेलफेयर में इसका प्रयोग करना। रिसोर्सेज का, जितने भी देश के रिसोर्सेज हैं उसका प्रयोग कैसे करना है? तो पब्लिक वेलफेयर में करना है। तीसरा क्या है? आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण। याद रखिएगा, विकेंद्रीकरण का मतलब कि आर्थिक गतिविधियां किसी एक शक्ति या किसी एक पावर के पास ना रहकर ये बटी होनी चाहिए, है ना। जैसे कि अगर इसी के अंतर्गत देखें तो किसी भी व्यक्ति के पास संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आधे से ज़्यादा देश के आधे से अधिक जनसंख्या के पास 1% संपत्ति है और बाकी 1% जनसंख्या के पास पूरे देश की 50% से ज़्यादा संपत्ति है ना, तो ये क्या हो जाएगा? संपत्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा। विकेंद्रीकरण मतलब संपत्ति को सब में बांटना, सबके हित के लिए है, ये इस पर सबका अधिकार है। तो शक्ति आर्थिक विकेंद्रीकरण अर्थ होता है जो भी आर्थिक गतिविधियां होती है उसमें सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्लियर? डी कहता है स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन का अर्थ क्या होता है भाई? कोई भी समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन, ठीक है। तो इससे क्या होगा? जैसे कि कोई भी वैकेंसी राज्य सरकार के अंतर्गत निकलती है, मान लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई और आप सभी उसमें मेल और फीमेल सभी लोग सेलेक्ट हो गए, काम तो सेम ही कर रहे हैं, बट जो सैलरी है मान लिया कि फीमेल्स को कम दी जा रही है, मेल्स को ज़्यादा दी जा रही है। तो ये क्या कह रहा है? ये विरोध करता है, डीपीएसपी इसका विरोध करता है कि भाई स्त्री और पुरुष एक काम के लिए, समान कार्य के लिए दोनों को समान वेतन देना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा। ये क्या कहता है कि देश जो भी राज्य के नागरिक हैं उनके हेल्थ की रक्षा करना ये राज्य की जिम्मेदारी है ना, ये जिम्मेदारी है। और नेक्स्ट क्या कहता है कि बच्चों और महिलाओं को शोषण से बचाना, यानी कि बच्चों और स्त्रियों के
स्त्रियों को इनका शोषण ना हो सके, उनको शोषण होने से बचाना ये राज्य की जिम्मेदारी है। क्लियर? तो हमने 39 पढ़ लिया है, आर्टिकल 39 हमने पढ़ लिया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल, ये इतना हमने पढ़ लिया, टीपीएसपी आर्टिकल 36, 37, 38, 39। अब 39A भी इसमें है। अब 39A क्या कहता है, बात करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, आर्टिकल 39A बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आर्टिकल। आर्टिकल 39A, 39A क्या कहता है कि राज्य समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड कराएगा अपने राज्य के नागरिकों को। तो राज्य क्या करेगा, राज्य समान व निशुल्क यानी कि फ्री में, है ना, क्या हो जाएगा, फ्री में समान न्याय, यहाँ पे न्याय कर लो, समान न्याय व निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना ये राज्य की जिम्मेदारी है। कराना ये राज्य की जिम्मेदारी है। क्लियर? ये किसकी जिम्मेदारी है, ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए। ठीक है? जैसे मान लिया कि कोई भी व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, वो किसी केस में फंस जाता है, उसमें मुकदमा चल रहा है, क्योंकि वो गरीब है, वो सक्षम ही नहीं है कि वो कोई भी वकील हायर कर पाए, तो ये राज्य की जिम्मेदारी होती है कि उसको वकील हायर, वो निःशुल्क वकील दे सकता है उसको, है ना, तभी तो उसको समान न्याय मिलेगा। इसका मतलब अगर ऐसा प्रोविजन ना हो तो जो अमीर है सिर्फ उसी को न्याय मिले, उसी को जस्टिस मिले। बट राज्य सरकार के लिए दिया गया है 39 कैपिटल ए, जिसमें कहा गया है समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना ये राज्य की जिम्मेदारी है। क्लियर? अब देख लेते हैं आर्टिकल 40 क्या कहता है। आर्टिकल 40 क्या कहता है, पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन, पंचायत के गठन की बात की जाती है आर्टिकल 40। ये विचारधारा किससे प्रेरित है, तो महात्मा गांधी जी द्वारा, है ना, महात्मा गांधी के विचारधारा से काफी प्रभावित है ये कि पंचायतों का गठन, पंचायतों को काफी प्रमोट करते थे गांधी जी, है ना। पंचायतों को गठन से ही 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1992 में, और उसमें पार्ट 9 जोड़ा गया, और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके पार्ट 9 कैपिटल ए जोड़ा गया, जो कि है नगर पालिका से संबंधित है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 40 है पंचायतों का गठन। आर्टिकल देख लेते हैं 41 क्या कहता है। आर्टिकल 41 क्या कहता है, बस आपको इतना ही इसमें पढ़ना है ना, इससे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्लियर? आर्टिकल 41 क्या कहता है भाई, कि रोजगार का अधिकार, रोजगार का अधिकार है, गारंटी नहीं है। तो रोजगार का अधिकार, जैसे कि जो यंग जनरेशन है उसको रोजगार का अधिकार, बेरोजगारी, वृद्धावस्था व विकलांगता, यानी कि कोई हैंडीकैप व्यक्ति है, विकलांगता, बीमारी व विकलांगता में संरक्षण देना, संरक्षित करना या सुरक्षित करना, है ना, विकलांगता, बीमारी व विकलांगता में संरक्षण देना, है ना, में संरक्षण देना।
देखिए, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी किसी भी राज्य का निवासी है, तो उसको रोजगार का अधिकार है, क्योंकि रोजगार का अधिकार दे दिया गया है। सोचिए जरा, फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग ये इनफॉर्सिबल होता, तो ये इसके रोजगार का अधिकार अगर हम लोगों को ना मिलता तो हम लोग डायरेक्ट जाते सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। बट ये क्या है, ये अप्रवर्तनीय है, इसके हनन पर आप कहीं भी नहीं जा सकते हो, कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते हो। इस वजह से रोजगार का अधिकार, वो चाहे सरकार वैकेंसी निकाले या ना निकाले, उसमें राज्य पर डिपेंड करता है, वो सरकार पर डिपेंड करता है। तो रोजगार का अधिकार बेरोजगारी में संरक्षण देता है। वृद्धावस्था है ना, वृद्धावस्था में जो भी व्यक्ति जाते हैं, वृद्ध व्यक्ति, उनके हेल्थ की देखभाल करना है ना, ये सब राज्य के कर्तव्य है। वाह, बीमारी है ना, कोई बीमारी फैली हुई, जैसे कोविड-19 के दौरान बीमारी फैली हुई थी, तो राज्य का दायित्व था कि लोगों को प्रोटेक्ट करे। विकलांगता में संरक्षण, ये सारे क्या हैं, राज्य के दायित्व है, राज्य को इसका निर्वहन करना होता है। अब आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या कहता है? आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 में बोला गया है कि राज्य काम की न्याय संगत दशाएं, मतलब जो भी व्यक्ति जहां भी काम कर रहा है उसके लिए काम की न्याय संगत दशाएं, काम की न्याय संगत दशाएं व महिलाओं के लिए जो भी इनके लिए नीड है, जैसे कि स्त्रियों को, महिलाओं को प्रसूति सुरक्षा देना है ना, मतलब कि अगर वो लेडी प्रेग्नेंट है जो वहां पे काम कर रही हैं, सुरक्षा देना ये किसका है? राज्य का कर्तव्य है ना। तो काम की न्याय संगत दशाएं, काम का न्याय संगत दशाएं क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को काम दिया जा रहा है तो वहां पर न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जिस रूम में बैठकर, जिस भी फैक्ट्री में बैठकर काम कर रहे हैं, वहां पे प्रॉपर विंडो वगैरह होनी चाहिए, एयर पास होनी चाहिए, है ना, दम नहीं घुटना चाहिए। और वहां पे जो भी वुमेन्स काम कर रही है उनको प्रेगनेंसी संबंधित, है ना, डिलीवरी संबंधित सुरक्षा होनी चाहिए, है ना। ये सारे प्रावधान राज्य के अंतर्गत आता है और ये आर्टिकल 42 में मेंशन है। अब देख लेते हैं आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 43 और 43 ए कैपिटल भी है और 43 बी कैपिटल भी है। 43 क्या कहता है कि राज्य जो भी मजदूरों को निर्वाह मजदूरी देना का मतलब क्या होता है कि जो भी मजदूरों का, जो भी लेबर्स है जो काम कर रहे हैं, उनकी जितना भी उनको मिलना चाहिए उतना उनको पैसा मिलना चाहिए, है ना। जितनी उनके श्रम की वैल्यू है, जितना उनके श्रम की वैल्यू है उतना उनको पैसा मिलना चाहिए। और मजदूरों को निर्वाह मजदूरी प्रदान करना और वाह कुटीर उद्योगों, है ना, वाह कुटीर उद्योगों को प्रमोट करना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना ये राज्य का कर्तव्य है। प्रोत्साहन देना ये राज्य का कर्तव्य बताया गया है। ठीक है, इतनी बात इसमें याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है, यानी कि अभी रिसेंटली उत्तराखंड सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये बिल पास किया गया था, है ना। और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कहाँ पर है, ये कहाँ पर ये आर्टिकल इम्प्लीमेंट में है, तो वो है गोवा में, और दूसरा राज्य बना है उत्तराखंड। तो आर्टिकल ये है 54 यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। तो क्या होता है इसका? समान नागरिकों के लिए
नागरिकों के लिए समान, तो इसमें आर्टिकल 44 को अगर बांटा जाए तो ये एक लिबरल समझ लीजिए विचारधारा में आता है, जो कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का निर्माण करता है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है। क्लियर? अब इसका अर्थ क्या होता है भाई, इसका मतलब क्या हो गया? पहला राज्य कौन है? गोवा है, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया गया है। अभी रिसेंटली बना है उत्तराखंड, वहां पर यह बिल पास किया गया है। तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का निर्माण करना का प्रावधान करना ये राज्य की जिम्मेदारी है। इसका मतलब क्या होता है? कोई हिंदू है ना, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है। जैसे कि आपने देखा होगा मुस्लिम वर्ग में क्या होता है, 3 तलाक का मामला था अभी तक, है ना। तो हिंदू सिविल कोड और मुस्लिम सिविल कोड, इसके अंतर्गत सजा जो है, पनिशमेंट की प्रावधान अलग अलग है। जैसे मुस्लिम लॉ कुछ दूसरा कहता है ना, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि 2-3 शादियां करना वर्जित है, मतलब कि प्रमोट करते हैं ये लोग, 2-3 शादियों को प्रमोट करते हैं मुस्लिम वर्ग में, है ना। तो ये क्या है, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं कर सकते। हिंदू धर्म में एक शादी करनी है, अगर आपको दूसरी शादी करनी तो उसके पहले आपको तलाक देना पड़ता है ना। सारा पूरा आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो एक वाइफ के रहते हुए, और अगर आपको दूसरी शादी करना है तो पहले तलाक लो, और कुछ कंपनसेशन भी देना पड़ता है वाइफ को या हस्बैंड। अगर हस्बैंड से अगर महिला को दूसरी शादी करनी है तो महिला को भी पहले तलाक लेना पड़ेगा। तो दोनों के लिए इक्वली ये प्रावधान दिया गया है। लेकिन मुस्लिम वर्ग में क्या है कि अगर आपको अगर पहले क्या था, जैसे 3 तलाक मामला हटा दिया गया है, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। पहले क्या था कि ये एक से अधिक शादी अभी भी कर सकते हैं, और उसमें पहले क्या था, 3 बार तलाक बोलने के बाद उनका तलाक हो जाता था। हालांकि अभी हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, एक तलाक का एक प्रोसीजर होता है, मिनिमम 6 मंथ ये प्रोसीजर चलता है। तो वैसे ही ये क्या है कि मुस्लिम धर्म के लिए अलग उस कार्य के लिए अलग सजा है, हिंदू धर्म के लिए उस कार्य के लिए अलग सजा है। तो ये इन कार्यों को, जो अलग अलग कार्य, एक ही कार्य के लिए अलग अलग सजाएं हैं, उन सबको खत्म करता है और एक ही सिविल कोड यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रमोट करता है आर्टिकल 44। तो ये राज्य का दायित्व है कि नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए, है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि प्रत्येक राज्य के नागरिक को अगर कोई भी वो अपराध करते हैं तो उनको समान सजा दी जाए, वो चाहे मुस्लिम धर्म में हो, वो चाहे हिंदू धर्म में हो। ये कहलाता हमारा समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 14 की, 45 की, भाई 14 नहीं है, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि राज्य 0 से 6 वर्ष यानी कि राज्य 6 वर्ष से कम बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यानी कि जो अब देखो 6 से 14 साल व्यवस्था करेगा, 6 से 14 साल के बच्चों को, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट बन चुका है आर्टिकल 21 का कैपिटल ए। क्लियर? 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना राज्य का मतलब अनिवार्य शिक्षा देना है और ये कंपलसरी है ना। वैसे ही 6 वर्ष से कम बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना ये राज्य की जिम्मेदारी है। इसका एग्जाम्पल क्या है? आंगनबाड़ी। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो वहां पे देखा होगा आपने आंगनबाड़ी में क्या होता है, 6 साल से कम बच्चे, वो जो LKG UKG है ना, नर्सरी जो क्लास होती है, उन सब की पढ़ाई कहाँ पर होती है? 0 से 6 साल के बच्चों को तो वो आंगनबाड़ी में होती है। वहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए भी दिया जाता है, खिलौने वगैरह की भी व्यवस्था होती है, सरकार ये करता है। तो सरकार का क्या है, DPSP के अंतर्गत वो उनका कर्तव्य है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। क्लियर? अब देख लेते हैं आर्टिकल 46। अब देखो इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं, है ना,
तो फालतू हम लोग उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 कहता है कि भाई SC ST और अन्य दुर्बल वर्ग, SC ST व अन्य, है ना, व अन्य दुर्बल वर्ग के लिए के शैक्षिक व आर्थिक हितों को, शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ाएगा, आर्थिक हितों को बढ़ाएगा, हितों को बढ़ाएगा। क्लियर? ये कहा गया है आर्टिकल 46 में। क्या कहा गया है? SC यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दुर्बल वर्ग के शैक्षिक यानी एजुकेशन और इकोनॉमिक से संबंधित जितने भी उनके हित हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा? वो राज्य करेगा। राज्य का ये कर्तव्य है ना, राज्य का ये कर्तव्य है, फोर्सफुली नहीं करा सकते हो आप, ये राज्य का कर्तव्य है। राज्य अगर करना चाहे तो अपने जो भी नियम कानून बनाएगा उनको इन नियम कानून बनाते समय वह इन बातों को ध्यान में रखेगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल 47 क्या कहा गया है। आर्टिकल 47 में बोला गया है कि यदि कोई शराब, है ना, पोषक, जैसे कि शराब पीने की मनाही इसमें की गई है, साथ ही साथ पोषा आहार स्तर बढ़ाने की बात की गई है। तो पोषक आहार और पोषक आहार व लोक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य की जिम्मेदारी होगा। लोक स्वास्थ्य में सुधार करना ये राज्य की जिम्मेदारी होगी, सुधार करना ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। कैसे? अब कैसे लोक स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है? और कहा गया तथा शराब, है ना, शराब बंदी की बात की गई है। शराब व अन्य मादक पदार्थ अन्य मादक पदार्थ यानी नशीले पदार्थ, मादक पदार्थ के बिक्री पर रोक, है ना, के उपयोग के उत्पादन और बिक्री पर रोक, उत्पादन व बिक्री पर रोक लगाना, हालांकि ऐसा होता नहीं है ना, बिक्री पर रोक लगाना ये राज्य की, बिक्री पर रोक लगाना राज्य की जिम्मेदारी होगी, राज्य की जिम्मेदारी। क्लियर? राज्य की जिम्मेदारी होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी व्यक्ति है, राज्य का नागरिक है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या पोषक तत्वों की कमी हो रही, जैसे अभी क्या है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक पोषण माह मनाया जा रहा है ना, पोषण सप्ताह, है ना, तो पोषण ये वीक चल रहा है हमारा, 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। तो पोषक आहार को प्रमोट करना मतलब जो भी राज्य में व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनके पोषक स्तर को ऊपर उठाना, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, जो भी शराब व मादक पदार्थ है, जो भी नशीले दवाएं हैं, उनको उत्पादन पर रोक लगाना, उनकी बिक्री पर रोक लगाना, है ना, इन सब की बिक्री पर रोक लगाना, ये क्या राज्य की जिम्मेदारी है। ऐसा राज्य करेगा, ये क्या है राज्य के कर्तव्य है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 48 कहता है कि हमने 47 तक पढ़ लिया। आर्टिकल 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन का गठन, कृषि व पशुपालन का गठन, पशुपालन का गठन करना राज्य की जिम्मेदारी होगी, गठन करना। क्लियर? तो क्या है? कृषि व पशुपालन का गठन करना तथा गाय व दुधारू पशु, है ना, जो दूध देने वाली पशुएं होती हैं, पशुओं के वध पर रोक लगाना, पशुओं के वध पर
रोक लगाना राज्य की जिम्मेदारी होगी। रोक लगाना राज्य की जिम्मेदारी होगी। राज्य की जिम्मेदारी होगी। क्लियर? क्या है भाई? आर्टिकल 48 क्या कहता है कि कृषि व पशुपालन का गठन करना, गाय व दुधारू पशुओं के वध पर, मतलब उसको मारा नहीं जाना चाहिए, जो भी दूध देने वाली गाय हैं या गाय जो भी दूध देने वाले पशु जैसे भैंस हो गया है ना, इन सबको मारा नहीं जा सकता, यानी कि इनके वध करने का निषेध किया गया है इस आर्टिकल के अंतर्गत। आर्टिकल इसी के अंतर्गत आर्टिकल 48 कैपिटल ए जोड़ा गया। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट करके? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से आर्टिकल जोड़ा गया है, आर्टिकल 48 ए। तो इसका एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 48 ए कैपिटल ए। कौन सा अमेंडमेंट के माध्यम से? तो ये अमेंडमेंट था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। अब 48 ए क्या कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण है ना, ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण को संरक्षित करें। और आज के समय का एक ग्लोबल इशू है पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा, और वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य का कर्तव्य होगा। क्लियर? क्या होगा? पर्यावरण का संरक्षण व वन्य जीवों की रक्षा करना ये राज्य का दायित्व होगा, कि राज्य को दायित्व दिया जाएगा भाई कि आप पर्यावरण को संरक्षित करिए, वन्य जीवों की रक्षा करिए। ये सारा कहाँ से आया है? 48 का ए, 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से। क्लियर? तो 48 का ए। अब बचे हमारे 3 आर्टिकल्स। आर्टिकल 49 देख लेते हैं, इसको भी ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं एक्चुअली। आर्टिकल 49 जितना आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा A to Z मैंने बता दिया है, टू द पॉइंट, कोई भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन जाएगा ही नहीं आपका, है ना। जितनी भी बातें मैंने बताई, अभी और थोड़ा सा 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता देंगे लास्ट में, किस किस अमेंडमेंट के माध्यम से कौन कौन से आर्टिकल्स बाद में जोड़ेगा या पहले से था, है ना। तो आपका कंप्लीट हो जाएगा हमारा DPSP। तो DPSP आर्टिकल 49 क्या कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, है ना, जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, यानी कि बहुत सारे स्मारक हैं जो हमारे मध्यकालीन भारत में बनवाए गए थे या भी आधुनिक काल में बनाए गए हैं। स्मारकों, वस्तुओं व स्थानों का संरक्षण करना, स्थानों का संरक्षण करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। संरक्षण करना राज्य की जिम्मेदारी, राज्य का कर्तव्य होगा, ऐसे लिख दो, राज्य का कर्तव्य होगा। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि देश की जितनी भी राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं, स्मारक है, स्थान है, व्यक्ति है ना, वस्तु है, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको संरक्षित करना, ये जिम्मेदारी किसकी दी गई है? राज्य की। और ये किसके अंतर्गत आता है? DPSP के अंतर्गत आता। अब देख लेते हैं आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, न्यायपालिका से पृथक्करण, इसका मतलब क्या हो गया भाई? पृथक्करण
मतलब सेपरेट करना कार्यपालिका व न्यायपालिका को, पृथककरण, कार्यपालिका से पृथककरण राज्य की जिम्मेदारी होगी, है ना। तो आर्टिकल 50 कहा गया है कार्यपालिका व न्यायपालिका से पृथककरण, यानी कि कार्यपालिका कोई भी नियम कानून बनाती है तो उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना। कार्यपालिका कोई भी नियम कानून बनाती है तो उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके एग्जाम्पल में मैं बताऊंगी कि इसका एक्सेप्शन भी है। न्यायपालिका कोई काम करती है तो कार्यपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना। तो दोनों के कार्य व शक्तियां दोनों सेपरेट हैं, एक दूसरे पर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ये कहा गया है आर्टिकल 50 में। अगर इसका अपवाद में बताऊं कि कौन सा एक्सेप्शन है भाई जिसमें न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, इसका एग्जाम्पल है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत न्यायपालिका क्या करता है, हमारी जुडिशरी क्या करती है, कार्यपालिका के जो कार्यपालिका द्वारा निर्देश दिए जाते हैं या विधायिका के द्वारा कोई नियम कानून बनाया जाता है तो उसकी जांच करता है। अगर वह असंवैधानिक रूप से कोई नियम, कोई विधि, कोई कानून बनाया गया है तो जुडिशरी उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ये अपवाद है आर्टिकल 50 का। तो आर्टिकल 50 का क्या कहता है, सेपरेट करता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र को। तो इस आर्टिकल में याद रखिएगा। आर्टिकल 51 क्या कहता है, आर्टिकल 51 क्या कहता है, आर्टिकल 51 कहता है भाई कि अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनी रहे। तो अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना ये राज्य का कर्तव्य होगा। तो आर्टिकल 51 में क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को, शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना, क्लियर, बढ़ावा देना। तो ये कहा गया हमारे DPSP 51 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब जो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है ना, मतलब एक दूसरे देशों के साथ प्रेम भाव होना चाहिए, है ना, कोई युद्ध जैसी स्थिति ना हो, शांति रहे, सुरक्षा रहे, है ना, एक दूसरे देशों से सुरक्षा रहे, है ना। ये सारी बातें कही गई आर्टिकल 51 में। तो देख लेते हम लोगों ने क्या पढ़ा DPSP में। जैसे कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4 के अंतर्गत है, अंडर आर्टिकल 36 to 51 इसको मेंशन किया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ये एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन रखता है, यानी एक सकारात्मक अवधारणा है, जबकि हमारा फंडामेंटल राइट क्या था, निगेटिव ऑब्लिगेशन रखता था, वो एक नकारात्मक अवधारणा है। ये आबाद योग्य है ना, इसे इनफोर्सिबल नहीं कराया जा सकता DPSP को, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि स्टेट को नीड था टाइम के और रिसोर्सेज की जरूरत थी, इस वजह से किया गया। आगे देख लेते हैं। हमने पढ़ा आर्टिकल 36 जिसमें राज्य की परिभाषा पढ़ी, हमने राज्य की परिभाषा पढ़ी हम लोगों ने। और आर्टिकल 37 में क्या है, DPSP शासन में मूलभूत है किंतु अप्रवर्तनीय, मतलब कि इसका अर्थ क्या हो गया कि राज्य कोई भी नियम कानून बनाएगा तो DPSP को दिमाग में रखेगा, उसके बाद जितने भी बातें कही गई हैं उन बातों को ध्यान में रखकर राज्य कानून बनाएगा, लेकिन अप्रवर्तनीय मतलब अगर इनका उल्लंघन होता है तो कोई कोर्ट नहीं जा सकता है, क्लियर। जैसे फंडामेंटल राइट में क्या था, अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हो। अंडर आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो डायरेक्ट हाई कोर्ट, क्लियर। लेकिन इसके हनन होने पर आप नहीं जा सकते हो। 38 में क्या कहा गया, राज्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से भरपूर व्यवस्था, जो कि जस्टिस की बात करता है, जो कि हम लोगों ने प्रियम्बल में पढ़ा था, है ना। 3 प्रकार के जस्टिस को ये प्रमोट करता है ना। और 39 क्या है, स्त्रियों ए है, स्त्रियों और पुरुषों के आजीविका के लिए संसाधन उपलब्ध कराना। दूसरा है देश के संसाधन का उपयोग लोक हित में यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए करना। तीसरा है आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। फोर्थ क्या है, स्त्रियों व पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। और तीसरा क्या है, फिफ्थ क्या है, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना।
ये राज्य की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ बच्चों व स्त्रियों को शोषण से बचाना ये राज्य की जिम्मेदारी है। आगे हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A क्या कहता है, समान न्याय व निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी होगी। तो राज्य की जिम्मेदारी क्या होगी कि वह समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। 40 क्या कहता है, पंचायतों का गठन। 41 क्या कहता है, रोजगार का अधिकार, बेरोजगारी, वृद्धावस्था व बीमारी व विकलांगता में संरक्षण। 42 क्या कहता है, क्या काम की न्याय संगत दशाएं। इसका अर्थ क्या था कि भाई जो भी व्यक्ति काम करने जा रहा है वहां पर एक मनुष्य होने के नाते उसको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, यानी कि जिस रूम में, जिस फैक्ट्री में काम कराया जा रहा है वहां पे खुली हवा आनी चाहिए, पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और महिलाओं के लिए प्रसूति सुरक्षा वगैरह देना, ये सारे राज्य की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 43 क्या कहता है, आर्टिकल 43 कहता है कि मजदूरों को निर्वाह मजदूरी प्रदान करना तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना ये कार्य है। ये कहा गया है आर्टिकल 43 में। एक 43A रह गया है ना, जो कि स्किप हो गया था मुझे लग रहा है। 43A यहां पे एक ऐड कर लो भाई, 43A, आर्टिकल 43A। 43A क्या कहता है कि मजदूरों का उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता ये प्रावधान दिया गया है 43 कैपिटल ए में, यानी कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता होनी चाहिए। उनके प्रबंधन में, कोई भी उद्योग है उनके मैनेजमेंट में मजदूरों की भी सहभागिता होनी चाहिए, ये प्रावधान करता है आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43B भी ऐड किया गया, जो कि बाद में किया गया है। इसमें सहकारी समितियां, आर्टिकल 43B में क्या कहा गया है, सहकारी समितियां, क्लियर, सहकारी समितियों को जोड़ा गया है इसमें। सहकारी संस्थाओं को उन्नत करना राज्य का दायित्व होगा। उन्नत करना राज्य का दायित्व होगा, क्लियर, राज्य का दायित्व होगा। यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया कि अगर 43A जो कि बाद में जोड़ा गया, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री है उसके मैनेजमेंट में मजदूरों यानी लेबर्स की भी सहभागिता, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। 43B क्या कहता है, जो सहकारी संस्थाएं होती है उनको प्रमोट करने का दायित्व किसके पास है, राज्य के पास है। 44 क्या कहता है, आर्टिकल 44 क्या कहता है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान करना, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान करना। साथ ही साथ आर्टिकल 45 क्या कहता है, 6 वर्ष से कम बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना, यानी जैसे कि आंगनबाड़ी, अगर इसका एग्जांपल ले तो जैसे आंगनबाड़ी में शिक्षा दी जाती है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, जैसे प्राइमरी से पहले प्री प्राइमरी की शिक्षा दी जाती है, वो है जैसे आंगनबाड़ी वगैरह में, तो आर्टिकल 45 ये प्रावधान करता है। आर्टिकल 46 क्या कहता है कि SC ST व अन्य दुर्बल वर्ग शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ाएगा। तो SC ST व अन्य दुर्बल वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ाएगा कौन, के शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ाएगा कौन, राज्य। आर्टिकल 47 क्या है, पोषक आहार व लोक स्वास्थ्य में
सुधार करना तथा शराब व मादक पदार्थ के उत्पादन व बिक्री पर रोक लगाना ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। क्या होगी? ये राज्य की जिम्मेदारी होगी कि उस राज्य में कोई भी व्यक्ति कुपोषित ना हो, यानी कि उसको पोषण युक्त भोजन मिले, लोक स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ सेक्टर में सुधार रहे, है ना, तथा शराब व मादक पदार्थ जो भी नशीली दवाएं हैं उनके उत्पादन व बिक्री पर रोक लगाना ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा? आगे हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 में क्या कहा गया है? कृषि व पशुपालन का गठन करना, यानी कि एग्रीकल्चर और जो भी उससे संबंधित पशुपालन वगैरह होता है उसका गठन करना, साथ ही गाय व दुधारू पशुओं में भैंस वगैरह भी आ जाता है ना, जो भी दूध देने वाली प्रजातियां हैं, भैंस हो गया, बकरी हो गया। क्लियर? गाय व दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना राज्य की जिम्मेदारी होगी, है ना। तो गाय को नहीं मारा जाना चाहिए, गाय और अन्य दुधारू जो भी पशु है उनका वध नहीं होना चाहिए, उन पर रोक लगाना ये किसकी है? राज्य की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 48 ए क्या कहता है? ये 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से इसको जोड़ा गया था 1976 में। इसमें कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण व वन्य जीवों, है ना, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, और राज्य का क्या होगा? यानी कि एनवायरनमेंट को सही रखना, है ना, और वन्य जीवों वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ये सब किसकी है? राज्य की जिम्मेदारी। आर्टिकल 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व, है ना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों वस्तुओं, आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों वस्तुओं व स्थानों का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 50 क्या कहता है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका कोई कार्य करती है तो उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी, न्यायपालिका कोई कार्य करती है तो उसमें कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसका मैंने एक्सेप्शन बताया था, न्यायपालिका कैसे हस्तक्षेप करती है कार्यपालिका के कार्यों में, तो वो है हमारा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका अगर कार्यपालिका को निर्देश देता है या विधायिका कोई नियम या कानून बनाता है ना, कोई नियम या कानून बनाता है, तो उनकी संवैधानिकता की जांच, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, इसकी जांच कौन कर सकता है? जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत। तो वो हमारी जुडिशरी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तो ये एक्सेप्शन है क्योंकि न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है। क्लियर? ये प्रावधान जो जुडिशियल रिव्यू है, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया है। क्लियर? इतनी बात इसमें याद रखिएगा। आर्टिकल 51 क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना ये राज्य की जिम्मेदारी होगी, है ना। तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये किसकी है? ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी। क्लियर? तो आर्टिकल 51 तक हो गया। ये हमारा डीपीएसपी था, आर्टिकल 36 टू 51। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें और भी चीजें, जैसे कि कौन कौन से बाद में आर्टिकल्स जोड़े गए। तो पहले 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से कौन कौन से आर्टिकल्स जोड़े गए, तो यहां पर लिख लो डीपीएसपी में संशोधन, तो हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा, है ना, अभी फिर इस पे चर्चा नहीं करनी पड़ेगी। तो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से लाए गए थे, जैसे कि आर्टिकल हमारा 39A कैपिटल ए। 39 कैपिटल ए क्या कहता है कि
सामान्य न्याय व निशुल्क विधिक सहायता देना ये राज्य की जिम्मेदारी होगी, 39A में कहा गया है। और क्या जोड़ा गया है, आर्टिकल 43A यानी कि उद्योगों में मजदूरों की सहभागिता, उद्योग प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता। और कौन से जोड़ा गया इसमें, आर्टिकल 48A जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा करना ये राज्य की जिम्मेदारी होगी, क्लियर। और कौन से आर्टिकल्स जोड़े गए, तो आर्टिकल 39 का F, आर्टिकल 39 का F यानी कि महिलाओं और बच्चों के वेलफेयर के लिए राज्य आवश्यक कदम उठा सकती है, क्लियर। और भी अमेंडमेंट हुआ था, एक अमेंडमेंट और होता है भाई, कौन सा, तो आर्टिकल होता है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। इसमें कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, तो इसमें आर्टिकल जोड़ा जाता है जो कि इसमें 4 आर्टिकल्स थे, इसमें केवल एक ही आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 38 का 2। तो ये इसमें याद रखिएगा, 38 का 2 याद रखिएगा। और कौन से अमेंडमेंट किए गए हैं इसमें, तो एक किया गया है 97th अमेंडमेंट, 97th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है। कब किया गया है, तो ये किया गया था 2011 में, 2011 में किया गया था। क्या प्रावधान इसमें किया गया है, तो आर्टिकल 43B जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ा गया था, 43A और B, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। ये कौन सा है, ये 43A है। 43A क्या कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता। और आर्टिकल 43B क्या कहता है, सहकारी समितियों को प्रमोट करना, उसको प्रमोट करना, ये प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 43B। ये 97th अमेंडमेंट के माध्यम 2011 में जोड़ा गया था और इसको 1976 में जोड़ा गया, क्लियर। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। आई थिंक हो गया है, इससे ज़्यादा आपके यहाँ पूछा नहीं जाएगा, है ना। और क्वेश्चन के माध्यम से कल आपको बता देंगे किन किन विचारकों के द्वारा क्या कहा गया है, वो सारी बातें हम लोग कल कर लेंगे, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल थोड़े बहुत और बात कर लेंगे इस पे, और साथ ही साथ इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसका, और थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स के भी क्वेश्चन बचे हुए हैं और DPSP। तो कल हम लोग MCQ सॉल्व कर लेंगे दोनों के, है ना। पहले थोड़ा सा पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग कल पढ़ लेंगे, क्योंकि 3-4 हमको स्टेटमेंट लिखवाने हैं DPSP से संबंधित। जैसे KT शाह ने क्या कहा, है ना, नसूरुद्दीन ने क्या कहा। नसूरुद्दीन ने कहा भाई ये DPSP एक नौ वर्ष की तरह है, यानी कि एक न्यू ईयर की तरह है। न्यू ईयर की जो हम लोग विशेष देते हैं, वो विशेष के प्रकार का है हमारा ये DPSP। होपफुली सेशन आपको अच्छा लगा हो। कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी कोई भी शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, है ना। डाउट अगर आपको कोई भी हो। चलिए एंड करते सेशन को, मिलते हैं कल। होपफुली सेशन आपको अच्छा लगा हो, और कल हम लोग इसके MCQ सॉल्व कर लेंगे। साथ ही साथ थोड़े स्टेटमेंट लिखवाने हैं मुझे कि किसके द्वारा कौन सी बात कही गई, ये सब कुछ, और फिर हमारा ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल इसके MCQ सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। एंड करते सेशन को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज डाउट सेशन में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।